हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन चैप्टर वाइज रिवीजन के पॉलिटी के इस लास्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने तीन आपके रिवीजन के चैप्टर्स आपके किए हैं। वो सारे वीडियोस हमारे चैनल में अपलोड हो चुके हैं। एग्जाम टाइम नज़दीक है, इस समय बच्चा चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, क्वेश्चन का टाइप देखने को मिले कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आते हैं, इसका उसको पता चल सके। तो इस दिशा में ही बच्चों को हेल्प करने के लिए हम लोगों ने इस सीरीज आपकी स्टार्ट की थी। साथ के साथ हम आपको इस सीरीज में दे रहे हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज सारे के सारे क्वेश्चन जो है इमरजेंसी प्रोविजंस और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपके हैं। यहां से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनते हैं टाइम टू टाइम पे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड एनी फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के लिए। द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन सस्पेंशन फंडामेंटल राइट शुड बी लेड डाउन बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल। देखिए, प्रेसिडेंट जो है सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है, सिर्फ एक को, ठीक है, और वो है आपका 20 और 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का जो राइट है उसको सस्पेंड नहीं कर सकता। बट वो कोई भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर सकता है इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के समय पर। ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ठीक है। दूसरा है, द प्रेसिडेंट ऑर्डर ऑन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट शुड बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल। नहीं, ये प्रेसिडेंट का अधिकार है और प्रेसिडेंट को फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन के लिए ड्यूरिंग इमरजेंसी कोई भी स्पेशल प्रोक्लेमेशन की या स्पेशल आपके अप्रूवल की आवश्यकता आपकी नहीं है। तो उसका आंसर क्या होगा, वन ओनली वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल कैन प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी को लागू कर सकता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है नेशनल इमरजेंसी का, तो नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है आपका 352। आर्टिकल 352 किसके बारे में बात करता है, नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 356 बात करता है किसकी, प्रेसिडेंट रूल की, प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। आर्टिकल 360 बात करता है किसकी, फाइनेंशियल इमरजेंसी की। ठीक है, 365 भी किसकी बात करता है, प्रेसिडेंट रूल की। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल की बात दो आर्टिकल करते हैं, कौन से, 356 और 365। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सा आर्टिकल जो है वो नेशनल इमरजेंसी घोषणा करता है, तो करता है आपका 352। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो नेशनल इमरजेंसी आपका लगाया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किया जाता है किसकी रिकमेंडेशंस पे। कौन इसको रेकमेंड आपका करता है, तो ये करता है कौन, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कौन रेकमेंड करता है, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इसको रेकमेंड करता है कि प्रेसिडेंट क्या लगा दे, आपका नेशनल इमरजेंसी को आपका लगा दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following constitutional amendment replace the term internal disturbance with armed rebellion for declaring national emergency? देखिए, जब आपके इमरजेंसी के प्रोविजन स्टार्टिंग में आपके बनाए गए थे तो उस समय आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द हुआ करता था, ना कि आर्म्ड रिबेलियन शब्द हुआ करता था। और इसका गलत फायदा उठाया गया। ये माना जाता है, बहुत सारे जो आपके पॉलिटिकल जो आपके थिंकर्स हैं वो इस बारे में बात करते हैं कि 1975 में जो इमरजेंसी आपकी लगाई गई थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर लगाई गई थी, जो इमरजेंसी के प्रोविजंस का गलत इस्तेमाल था। ठीक है, सो इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर आर्म्ड रिबेलियन किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, 44th अमेंडमेंट एक्ट में आपके आर्म्ड रिबेलियन शब्द को लाया गया था, किस शब्द की जगह, इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, In a proclamation of national emergency in operation, the fundamental rights under Article 19 are automatically suspended. This is provided by। देखिए, जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो आर्टिकल 19 है, राइट टू फ्रीडम, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ये सारे के सारी चीजें जो हैं किसमें बताई गई हैं, ठीक है, दिस इज प्रोवाइडेड बाय, ये कौन से आर्टिकल में आपका बताया गया है, ये बताया गया है आपका आर्टिकल 358 में। 358 में ये बताया गया है कि जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं या राइट टू फ्रीडम है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं किस टाइम पे, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, तो ये कौन से राइट हैं आपके, आर्टिकल 20 और 21 जो आपके राइट है, इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बिकम्स, जब भी इमरजेंसी आपकी होती है तो उस समय जो स्ट्रक्चर है नेशनल गवर्नमेंट का वो कैसा हो जाता है। देखिए हमारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो आपका पीस का जो समय आपका रहता है उस समय उसका स्ट्रक्चर जो है वो फेडरल रहता है, ठीक है। और नॉर्मली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक है वो क्वासी फेडरल है, आधा फेडरल आधा यूनिटरी। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिनमें सेंटर को ज्यादा पावर दी जाती है, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिसमें स्टेट को ज्यादा पावर्स आपकी दी जाती है। इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, आपका क्वासी फेडरल है। अब होता क्या है कि पीस के टाइम पे ये स्ट्रक्चर फेडरल रहता है और इमरजेंसी के टाइम पर क्या हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है, यानी कि सारी की सारी पावर्स जो है वो किसको दे दी जाती है, आपकी सेंटर को दे दी जाती है। सारी की सारी पावर किसके पास होती है, आपके सेंटर के पास होती है। तो आपातकाल के दौरान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारी जो गवर्नमेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है, आपका यूनिटरी हो जाता है, यानी कि सेंटर को ज्यादा पावर्स आपकी मिल जाती है। यानी सेंटर को क्या मिलती है, आपकी ज्यादा पावर मिलती है। नॉर्मल कंडीशन में हम कैसे हैं, क्वासी फेडरल हैं। पीस टाइम पर हम क्या हैं, कंप्लीटली फेडरल हैं। और इमरजेंसी के टाइम पर हम क्या बन जाएंगे, कंप्लीटली यूनिटरी आपके बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ सून मस्ट एन अनाउंसमेंट ऑफ नेशनल इमरजेंसी बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अगर प्रेसिडेंट ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी को आपका लागू कर दिया, तो पार्लियामेंट में कितने समय के अंदर इस अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी को अप्रूव करना जरूरी है, ठीक है, उसको अप्रूवल दिलाना आपका जरूरी है। तो देखो बच्चों, 1944 से पहले विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने का समय होता था गवर्नमेंट के पास कि 2 महीने के अंदर वो इस इमरजेंसी के बिल को कहां लेकर जाए, पार्लियामेंट में लेकर जाए और पार्लियामेंट में इसको अप्रूव कराए। 2 महीने का समय होता था। लेकिन 1978 में हमने किया 44th अमेंडमेंट। हमने क्या किया, 44 अमेंडमेंट आपका किया, और 44 अमेंडमेंट के तहत इसको घटाकर क्या कर दिया, 1 महीना कर दिया, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट के द्वारा अब इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है, अगर प्रेसिडेंट के द्वारा अब इमरजेंसी आपकी लगाई जाती है, तो अब इमरजेंसी कितने टाइम तक वैलिड रहती है, 1 मंथ तक। 1 मंथ के अंदर इसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराना अब जरूरी है। पहले ये कितना हुआ करता था, आपका 2 मंथ्स हुआ करता था, ठीक है, कि एक बार इमरजेंसी लग गई तो वो 2 महीने तक आपकी रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है कि ये सेंटर की ड्यूटी है कि ये सेंटर की ड्यूटी है कि स्टेट को बचाना। किससे बचाना, आपका एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाना। ये कौन से आर्टिकल में आपके गिवन है, ठीक है, तो ये गिवन है आपके आर्टिकल 355 में, ठीक है। किसमें गिवन है, आपका आर्टिकल 355 में आपका गिवन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग। फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा है, सिंपल भाषा में आपसे पूछा है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगती है बच्चों, ये लगती है बाय आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 जो है किसकी बात करता है, आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू इनेक्ट अ लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट इफ। देखो बच्चों, हमारे यहां जो फेडरल स्ट्रक्चर है, हाँ, हमारे यहां जो फेडरल स्ट्रक्चर है बच्चों, वो हमको किस में देखने को मिलता है, वो हमको मिलता है शेड्यूल नंबर 7 में। आप लोगों ने पढ़ाई की हुई है तो आपको मालूम होगा शेड्यूल नंबर 7 का सब्जेक्ट क्या है। शेड्यूल नंबर 7 जो है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को बनाता है, और इसमें क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स है। इसमें क्या है बच्चों, आपका डिवीजन ऑफ पावर्स है। और डिवीजन ऑफ पावर किस टाइप में किया गया है, इसको 3 लिस्ट में बांटा जाता है बच्चों, यूनियन लिस्ट, बच्चों स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स को रखा जाता है जिन पर कानून बनाने का अधिकार सेंटर को है, यानी कि पार्लियामेंट विल मेक और इनेक्ट लॉ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट पर जो सब्जेक्ट बनाने का या लॉ बनाने का या डिसीजन लेने का जो अधिकार है वो दिया जाता है किसको, स्टेट लेजिस्लेशन को, यानी कि जो राज्य की विधानसभा है वो ही इस सब्जेक्ट पर कोई लॉ ला सकती है या बना सकती है। तीसरा है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें दोनों लोग क्या कर सकते हैं, आपका लॉ बना सकते हैं,
अब आप ये देखें कि जब हमारी कंट्री में या जब भी इमरजेंसी प्रोविजन लगते हैं, या मान लीजिए हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई, आर्टिकल 352 लागू हो गया, तो ऐसी कंडीशन में जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी कानून कौन बनाता है? सेंटर बनाता है, यानी कि पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है, तो जब आर्टिकल 352 लगता है, जब इमरजेंसी आपकी लगती है अंडर 352 इन ऑपरेशन, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो स्टेट लिस्ट है उस पर सेंटर कानून बना सकता है। क्योंकि अभी हम पीछे क्वेश्चन में पढ़कर आए थे कि जब जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी का सिचुएशन आपका होता है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है? यूनिटरी हो जाता है, और यूनिटरली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेंटर को ज्यादा पावर्स आपकी देता है। ठीक है, तो जब भी आपकी क्या लगती है, नेशनल इमरजेंसी आपकी लगेगी, तब जो आपका स्टेट लेवल के जो स्टेट लिस्ट के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उस पर लॉ कौन बनाएगा? आपका उस पर लॉ बनाएगा आपका सेंटर। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी के दौरान इनमें से कौन से फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता? अभी हम पीछे पढ़कर आए थे कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, और आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को आप क्या नहीं कर सकते? सस्पेंड नहीं कर सकते। इसके अलावा और जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं दैट कैन बी सस्पेंडेड। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल इमरजेंसी एज आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मे बी प्रोक्लेम्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस? आपने बताना है कि आर्टिकल 350 के तहत जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है वो इनमें से कौन से इंस्टेंस में, कौन सी कंडीशंस में लगाई जा सकती है? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेलियर हो जाए, पर हम ये जानते हैं कि ऐसा कहां होता है? आपका स्टेट में होता है, और उस समय क्या लगता है? आपका स्टेट इमरजेंसी या प्रेजेंट रूल्स को हम कहते हैं। एक्सटर्नल एग्रेशन आपका हो जाए, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए, पर बच्चों आपको तो मालूम है कि इसमें इसको हटाकर आपका आर्म्ड रिबेलियन आपका जोड़ा था। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा डी, वॉर हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए, ऐसी कंडीशन में ही किसी कंट्री में क्या लगता है? आपका नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। Consider the following statement in respect of financial emergency under Article 360 of the Constitution. 360 जो है वो किसकी बात करता है बच्चों? अभी हमने पढ़ा 360 बात करता है किसकी? फाइनेंशियल इमरजेंसी की। किसकी बात करता है? आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। ठीक है, किसकी बात करता है? आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। A proclamation of financial emergency issued shall cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both houses. तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो अभी भी एक बार ऑर्डर होने के बाद 2 महीने तक लागू रहती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन रिमेन ऑपरेशन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी इनफिनाइट टाइम पीरियड तक आपकी लगी रह सकती है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? गलत है। तो 1 only विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, 1 only क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड ओनली 1 टाइम इन इंडिया सो फार? अभी तक कौन सी इमरजेंसी केवल एक बार लगी है भारत में? इंटरनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी तो काफी बार लगी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी है, एक्सटर्नल इमरजेंसी तो हम कह सकते हैं कि भारत चीन युद्ध के टाइम पे, इंडिया पाकिस्तान बैटल के टाइम पे आपकी लगी है। पर जो लगी है सबसे ज्यादा वो लगी है एक बार इंटरनल इमरजेंसी 1975 में। इंटरनल इमरजेंसी यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर जो इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में, उसको इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं, जो एक बार ही आपकी लगी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ इमरजेंसी हैड नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फार? अभी तक इनमें से कौन सी इमरजेंसी एक बार भी डिक्लेयर नहीं हुई है? तो आर्टिकल 360 के अंडर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो अभी तक इंडिया में एक बार भी नहीं लगी है। ठीक है, तो राइट आंसर इज फाइनेंशियल इमरजेंसी इन आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इमरजेंसी द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन स्टेट लिस्ट। बिल्कुल सही। अभी मैंने कहा था कि भाई इमरजेंसी के टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो जाता है? यूनिटरी हो जाता है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा पावर किसके पास होती है? आपके सेंटर के पास होती है। सो सेंटर जो है इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर रूल बना सकता है। ये स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। द फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर डिनाइड टू द सिटीजन्स। तो देखो, अभी हम पीछे पढ़कर आए थे बच्चों, और हमने पीछे ये पढ़ा था कि जो अभी पीछे हमने ये पढ़ा था कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं,
ठीक है, उसमें से सिर्फ आर्टिकल 2021 को सस्पेंड नहीं कर सकते। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है भाई, गलत हो गया। इन एन इमरजेंसी द नॉर्मल फेडरल सिस्टम इज मॉडिफाइड एंड द कंट्री इज गवर्नड एज इफ इट वॉज अ यूनिटरी स्टेट। तो हमने ये भी पढ़ा कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है, पीस के टाइम पे ये फेडरल है और इमरजेंसी के टाइम पर क्या हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है, सही है कि भाई इमरजेंसी के टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हो जाता है, आपके हमारी कंट्री को एक यूनिटरी स्टेट आपका बना देता है। द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट डज नॉट नीड द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। तो बिल्कुल गलत है भाई, जब भी आपका इमरजेंसी का डिक्लेरेशन होता है उसके 1 महीने के अंदर प्रेसिडेंट को या पार्लियामेंट को उसको अप्रूव करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा आपका, 1 and 3 ओनली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री इज कन्वर्टेड। अच्छा, इमरजेंसी के दौरान पूछा गया है कि क्या क्या ऑपरेशन होता है। इन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री इज कन्वर्टेड टू यूनिटरी स्ट्रक्चर। बिल्कुल, अभी हम पीछे करके आए इसको। द राइट ऑफ द सिटीजंस टू मूव द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कंटेन इन आर्टिकल 2021 कैन बी सस्पेंडेड। नहीं भाई, 2021 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। द लोकसभा कैन एक्सटेंड इट्स नॉर्मल लाइफ बाय अ ईयर एट अ टाइम। बिल्कुल सही, जब आपकी कंट्री में इमरजेंसी लगा हो और ऐसी कंडीशन में लोकसभा के इलेक्शन आ जाए या लोकसभा का टर्म आपका पूरा हो जाए, तो लोकसभा आपका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 75 में भी ऐसा किया था, लोकसभा के इलेक्शन 75 में आपके होने थे, पर लोकसभा का टेन्योर 1 ईयर के लिए क्या कर दिया गया था, आपका एक्सटेंड कर दिया गया था। तो जब इमरजेंसी आपकी लगती है तो भाई कंट्री यूनिटरी हो जाता है। अगर लोकसभा इलेक्शन, तो लोकसभा का टर्म 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 2021 सस्पेंड नहीं होगा, बाकी सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है आपका 1 and 3 ओनली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस अंडर विच प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड। वो कौन सी कंडीशन है गिवन इन द क्वेश्चन जिसके तहत किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर इज अनेबल टू इलेक्ट अ लीडर एज चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल सही। अगर भाई जितनी भी पावर में आई हुई पार्टीज हैं, जितनी भी इलेक्शन जीती हुई पार्टीज हैं, या जो मेजोरिटी पार्टी है वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही हो कि भाई चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट बोलेगा भाई जल्दी करो, नहीं करना तो किसी और को बोला जा सकता है। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ कोलिशन। अगर किसी भी स्टेट में एक सरकार है जो बहुत सारी पार्टी से मिलकर आपकी बनी है, कोलिशन से बनी हुई गवर्नमेंट, और कोलिशन टूट जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। लॉज ऑफ मेजोरिटी इन द असेंबली। अगर कोई भी पार्टी अपनी असेंबली में मेजोरिटी को खो देगी तो भी क्या लग जाएगा, आपका प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। तो तीनों कंडीशन क्या है आपकी, ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ अबव होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेसिडेंट कैन रिवोक द प्रेसिडेंट रूल एट एनी टाइम। प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी टाइम पे प्रेसिडेंट रूल हटा सकता है विद द अप्रूवल ऑफ द लोकसभा, विद द अप्रूवल ऑफ राज्यसभा, विदाउट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, विद रिटर्न रिकमेंडेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। देखो, प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रूल हटाने के लिए सिर्फ डिक्लेरेशन की जरूरत होती है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालना पड़ता है और क्या हो जाता है, आपका इमरजेंसी को खत्म किया जा सकता है। इमरजेंसी को खत्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट की जरूरत आपकी पड़े, है ना। ऐसा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर आपका देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर देता है आर्टिकल 368। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमें रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों की क्या देता है, आपका कैटेगरी में आपका रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। ठीक है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने लिया है कहां से, साउथ अफ्रीका से। इसका मतलब है कि जब जरूरत पड़े आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार कर सकते हो, नई चीजें जोड़ सकते हो, हाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो परमानेंट बॉडी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इनिशिएटेड इन। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहां पर लाया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में, सिर्फ राज्यसभा में,
या किसी में भी या विधानसभा में। तो ये कहाँ लाया सकता है? आपके ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में लाया जा सकता है, ये किसी भी हाउस में ऑफ पार्लियामेंट में आपका लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अ बिल फॉर पर्पज ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर किसी के द्वारा कोई भी बिल लाना है तो इसमें क्या है? इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कुछ आपके देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपके बिल्स होते हैं उसमें प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर आपने आर्टिकल 3 या आर्टिकल 4 जैसे जो आर्टिकल्स हैं उसको अमेंड करने के लिए बिल लाना है, नए स्टेट को बनाने के लिए बिल लाना है, तो ऐसे बिल्स को लाने से पहले प्रेसिडेंट का क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए। अगर आप मनी बिल लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या चाहिए? प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप कर रहे हो तो ऐसा करने के लिए आपको प्रेसिडेंट की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। What majority is required in the parliament to pass a constitutional amendment bill for the matters related to the distribution of legislative power between union and state? अगर आपने देखो अभी हमने किसकी बात की थी बच्चों? अभी हमने बात की थी शेड्यूल नंबर 7 की। शेड्यूल नंबर 7 में क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि पावर का डिवीजन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर ऐसी पावर के डिवीजन में को हमने अमेंड करना है या इसको अमेंड को करने के लिए हम कोई बिल लाना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो बिल का प्रोसीजर क्या होगा? पहले तो उसको लोकसभा में या पार्लियामेंट से पास करना होगा, फिर उसको प्रेसिडेंट साइन करेंगे। क्या ऐसे बिलों के लिए स्टेट का अप्रूवल जरूरी है? क्योंकि स्टेट का जो आपके राइट्स हैं, स्टेट्स के जो आपके बेनिफिट्स हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या बोलते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ऐसे चीजों के लिए आपको क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? आपका जो स्टेट है, हाफ ऑफ द स्टेट का क्या चाहिए? आपका रेटिफिकेशन चाहिए, उनका अप्रूवल चाहिए, तो ही ऐसे बिल क्या होते हैं? प्रेसिडेंट लास्ट में साइन करते हैं। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, साथ के साथ रेटिफिकेशन चाहिए एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम लेजिस्लेचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which amendment act introduced fundamental duties into the Indian Constitution? इनमें से कौन से एक्ट ने फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनेक्ट आपका किया था? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से फंडामेंटल ड्यूटीज को इनेक्ट किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। एंटी डिफेक्शन लॉज वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट आपका हुआ था। 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने क्या जोड़ा था? आपका 10th शेड्यूल को जोड़ा था, और 10th शेड्यूल को जोड़कर हमने क्या बनाया था? आपका एंटी डिफेक्शन लॉज आपने बनाए थे। ठीक है, क्या बनाया था? एंटी डिफेक्शन लॉज बनाए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स? कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिसने वोटिंग की एज को 21 से 18 ईयर्स आपका कर दिया था? तो ये था 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 ने वोटिंग की एज को घटाकर 1989 कर दिया था। ठीक है, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज एसोसिएटेड विद, जो हाल ही में 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका किया गया है, ये किससे संबंधित है? ये है प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात हम करते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन की बात करते हैं, वो किसमें दिया गया है? आपके 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which amendment allowed the parliament to curtail or extend the jurisdiction of high court? कौन से आर्टिकल में पार्लियामेंट को ये पावर दी गया था हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को कम करने के लिए और बढ़ाने के लिए? 42nd में नहीं, 99th में नहीं, 103 में नहीं। इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत पार्लियामेंट को ये पावर दी गई थी कि वो हाई कोर्ट की पावर को घटा सकती है, बढ़ा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द प्रोविजंस विच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वाज रूल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन। देखो, कुछ केसेस काफी सारे आपसे पूछे जाते हैं बच्चों एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछता है कि कौन से वर्डिक्ट में या कौन से मैटर में, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि पार्लियामेंट कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन की मेन बॉडी से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। हाँ, वो कुछ सुधार कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। अमेंडमेंट भी ऐसा होना चाहिए जिससे जो मेन बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो बिल्कुल भी इफेक्ट ना हो। तो ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने
कौन से वाद में बोला था, कौन से केस में बोला था? तो बच्चों इसका आंसर है केशवानंद भारती केस 1973। ध्यान रखना बच्चों, केशवानंद भारती की हाल ही में आपकी डेथ हुई है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statement regarding the procedure of or the amendment of the Constitution under Article 368. An amendment bill can be initiated only in Lok Sabha। गलत। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो बिल कहीं भी ला सकते हैं, चाहे लोकसभा में चाहे आपका राज्यसभा में। पहले सुनो था गलत। द बिल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिक्वायर्ड प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। गलत। ठीक है, प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की आवश्यकता नहीं है। The president can withhold his assent to the bill but cannot return the bill for reconsideration। प्रेसिडेंट दोबारा से बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, प्रेसिडेंट की पावर है। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। आर्टिकल 368 द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट बाय। तो देखो भाई, स्पेशल मेजोरिटी विद ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो बच्चों, ऐसा होता है अगर कोई नॉर्मल बिल लाया गया ना पार्लियामेंट में, और मान लो ऐसा बिल लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जॉइंट सेशन बुलाया जाता है दोनों हाउसेस का, और वहां वोटिंग कराई जाती है, जिसमें लोकसभा वाली पार्टी, जिसका लोकसभा में क्या है आपका मेजोरिटी, वो पार्टी जीत जाती है और बिल पास हो जाता है। लेकिन बच्चों, अगर कोई ऐसा बिल है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सुधार करने की आपको जरूरत है, तो ऐसे बिल को दोनों हाउसेस से सेपरेटली पास कराना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए ज्वाइंट सेशन बुलाएं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं है। ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन ऐसे ही बिल्स की कंडीशन में लाया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़े हुए नहीं हैं। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आपका बिल है तो यह जरूरी है कि उसको दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर सम प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी of the two houses of the parliament and are outside the scope of article 368। these provisions include, देखिए आर्टिकल 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आपका करता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको बिना आर्टिकल 368 के इस्तेमाल किए भी हाउस की सिंपल मेजोरिटी से पास कर भी जिनमें अमेंड कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो देखो बच्चों, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस करने हैं तो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ठीक है, इसमें 368 तो लगना है। अगर संसद में आपने इंग्लिश का यूज करना है तो उसके लिए 368 की जरूरत नहीं है, ये आउटसाइड द एरिया ऑफ 368 आता है। और अगर न्यू स्टेट को बनाना है या उनको जोड़ना है भारतीय संघ में, तो ये किसके अंदर आते हैं? आपके आउटसाइड द स्कोप ऑफ 368 आते हैं। तो आंसर क्या होगा? 2 and 3 ओनली। बी वुड बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which constitutional amendment that conferred the constitutional status to the National Commission of Backward Classes। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस यानी कि NCBC कौन से आर्टिकल से, कौन से अमेंडमेंट से बना? 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। 2018 में 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। उसके तहत क्या बनाया गया था? आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आपका बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 101 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016 रिलेटेड विद। देखो 101 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? GST से जुड़ा हुआ है। अमेंडमेंट का प्रोसेस होता है बच्चों कानून में सुधार करने से संबंधित। ठीक है, अमेंडमेंट का मतलब है कि हमने क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार करना है, कुछ चीजों को आपका जोड़ना है। तो टैक्स से संबंधित 101 अमेंडमेंट आपका हुआ था, जिससे हमने लागू किया था कौन सा? GST हमने लागू किया था 2017, 1 जुलाई 2017 से GST पूरे कंट्री में लागू हुआ था बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statement regarding fundamental duties of citizen by 42nd Constitutional Amendment Act। They were added in the Constitution। बिल्कुल सही है। They were inspired by Constitution if USSR होना चाहिए। तीसरा भी ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी recommended the inclusion of a separate chapter of fundamental duties in the Constitution। बिल्कुल सही है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने क्या बोला था कि भाई ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर ही इनको ऐड किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
42nd Constitutional Amendment Act 1996 made the following, added the 3 new words socialist, secular and integrity in the preamble, सही, added fundamental duties by the citizen, सही, deleted the right of property to the list of fundamental rights, made the president bound by the advice of the cabinet, made the president bound by the advice of the cabinet, ठीक है, नहीं सॉरी, फोर्थ वाला गलत है, फोर्थ वाला पॉइंट क्या है आपका, गलत है, 1 2 3 वुड बी द राइट आंसर, 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 51A कंटेन्स which of the following fundamental duties of the citizen to provide opportunity education for his ward and child between 6 and 40, बिल्कुल सही, to provide only childhood care and education for all children until they complete the age of 6 year, बिल्कुल सही, to upload and protect until देखो नहीं गलत, to upload and protect the sovereignty, unity and integrity of India, बिल्कुल सही, to safeguard public property and to abjure violence, बिल्कुल सही। तो 1 3 and 4 are correct answers, ठीक है। चलिए बच्चों, सो ये था आज का सेशन, इसके साथ ही हम खत्म कर रहे हैं पॉलिटी का रिवीजन। नेक्स्ट रिवीजन आपका स्टार्ट होगा ज्योग्राफी का, उसका भी डे बाय डे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है इस समय वो क्वेश्चन चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, और वही हमारा प्रयास है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम दे सकें। इन 4 सेशन में हमने लगभग 200 या 250 क्वेश्चंस को कवर किया है। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन इसी में से आए और आपकी तैयारी क्या हो जाए आपकी और बेटर हो। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।